वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और बेस्ट ऑफ लक। सभी को आपकी परीक्षा अच्छी हो। तो उसी की श्रृंखला में आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी, जो सोशियोलॉजी का दूसरा पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए पंचम सेमेस्टर का, यानी कि SOC 301 जो कोड है आपका, यानी कि दूसरा पेपर, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस के बारे में जानना है। ठीक है, तो उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने रखा है, तो रिवीजन हो जाएगी आपकी। चले, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, और तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा, आपकी परीक्षा अभी शुरू होने वाली है, तो इसके लिए मैं तीव्र गति से बहुत आगे बढ़ूंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आगे देखिए, पहला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? फटाफट से आप बताएंगे। 1953 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार की विशेषताएं बताएं। साक्षात्कार की विशेषताओं की बात की है तो दो व्यक्तियों के बीच संबंध, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन, बिल्कुल साक्षात्कार, ये दोनों विशेषताएं होती हैं, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन से, साक्षात्कार के तीन प्रमुख अवयव कौन से हैं? एक तो साक्षात्कारकर्ता होता है, एक साक्षात्कार हेतु प्रश्न होता है और उसका जवाब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, चूंकि ये ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है? बताएं। साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन या फिर आत्मकथा। तो प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है, तो प्रश्नावली जो है प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है। साक्षात्कार अनुसूची, आत्मकथा और अवलोकन, ये क्या है? ये प्राथमिक तथ्य के स्रोत होते हैं, जबकि प्रश्नावली नहीं होती। तो सी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्नावली भरी जाती है। प्रश्नावली जो होती है उत्तरदाता के द्वारा भरी जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसके द्वारा पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस लिखी गई? बताएं। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है सेल्टिस, जहोदा एंड ब्रदर अदर्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया? किसने किया इनमें से? तो गुडे और हार्ट ने किया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उपसमूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? निदर्शन, संगणना, जनसंख्या, जनसंख्या निदर्शन। तो इसको बोलते हैं संगणना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रविधियों में से कौन सी संभाव्यता निदर्शन प्रविधि है? इनमें से बताएं। दैव निदर्शन पद्धति जो है ये संभाव्यता निदर्शन प्रविधि है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं होती है? बताएं कौन सी नहीं होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं होती है? तो प्रक्षेपी विधि नहीं प्रयोग होती है, बाकी सहभागी, साक्षात्कार और प्रश्नावली प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान में उपकल्पना का उपयोग आधारित है। अनुसंधान में उपकल्पना का उपयोग जो है किस पर आधारित? निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों विधियों पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार किसके अंतर्गत आता है? देखिए, उस बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं इनमें से? देखिए, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क सब आते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ट्रेडमार्क एक्ट कब पारित किया गया? बताइएगा। ट्रेडमार्क एक्ट कब पारित किया गया? तो ट्रेडमार्क एक्ट जो पारित किया गया 1999 में, 1999 में पारित किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? पेटेंट अधिनियम 1970 में पारित किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट अधिनियम कब पारित हुआ? कॉपीराइट अधिनियम जो पारित हुआ 1957 में पारित हुआ है, और ये लागू कब हुआ है आपसे पूछे तो 1958 को लागू हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, डिजाइन एक्ट कब पारित हुआ? डिजाइन एक्ट जो पारित हुआ है 2000 ईस्वी में पारित हुआ है, लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ है 11 मई 2001 को, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है? बताएं। तो गणना की जाती है बेची गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिएगा तो रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। आप इनको 2-3 बार देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? खनन, पेटेंट, कॉपीराइट या फिर लाइसेंसिंग? फटाफट से आप बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? कॉपीराइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो एकीकृत सर्किट के लेआउट प्रतिरूप को नहीं किया जाता है, बाकी इसमें क्या बोलते हैं, सिनेमा ग्राफिक में, ठीक है, सिनेमाटोग्राफिक में, फिल्म में, ध्वनि रिकॉर्डिंग में, एक नाटकीय कार्य में, ये सब कॉपीराइट अधिनियम 1970 के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, जबकि ये एकीकृत सर्किट के लेआउट प्रतिरूप नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलिपिया अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? प्रतिलिपिया अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया 1957 में पारित किया गया था। लागू कब हुआ था? 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक को लिखा है गुडे और हार्ट ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सहसंबंध विश्लेषण की दर, मतलब कि सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या है इनमें से? चर के बीच संबंध, बिल्कुल ठीक है, चर के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? तो उसका क्या नाम है? शोध परिकल्पना, अनुसंधान का सार, अनुसंधान प्रतिमान या अनुसंधान रेखा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है? वो होता है अनुसंधान रेखा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसने दी है? क्रॉनबेक ने दी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएं आंतरिक बाहरी आलोचनाओं की अवधारणाएं किससे संबंधित हैं? बताइएगा, फटाफट से आप बताएंगे। आंतरिक बाहरी आलोचनाओं की अवधारणाएं किससे रिलेटेड हैं? तो ऐतिहासिक शोध से रिलेटेड है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से। अगला प्रश्न है, किसी स्रोत की प्रामाणिकता से संबंधित चिंताओं से निपटने की प्रक्रिया को किस रूप में सुधारा जाता है? तो किस रूप में सुधारा जाता है? माध्यमिक आलोचना के रूप में उसको सुधारा जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया में एक कदम है, बताएं निम्न ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया में एक कदम क्या है? एक कदम एक शोध की विषय की पहचान, आंकड़े और डेटा संग्रहण तीनों होते हैं, इसका डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से, पिछली घटनाओं के बारे में चश्मदीद गवाह क्या कहलाते हैं? तो पिछली घटनाओं के बारे में चश्मदीद गवाह जो होते हैं, प्रारंभिक स्रोत जो होते हैं, वही कहलाते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से रिलेटेड है? स्टीफन कोरे से रिलेटेड है क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी भूतकाल की घटना की स्मृतियों और व्यक्तिगत टिप्पणियों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो भूतकाल की घटना की स्मृतियां और व्यक्तिगत टिप्पणियों के संग्रह को मौखिक इतिहास कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, बहुत छोटे स्तर पर अतीत का अध्ययन कहलाता है? बहुत छोटे पर अतीत का अध्ययन जो होता है सूक्ष्म इतिहास कहलाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का दृश्य निरूपण क्या कहलाता है? आंकड़ों का दृश्य निरूपण चार्ट कहलाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामाजिक बनता है, बताएं सामाजिक अनुसंधान मतलब सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सामाजिक बनाता है, एकजुटता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक, तो मैंने बताया था गुडे और हाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुसंधान डिजाइन या शोध डिजाइन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं 2-3 बार वीडियो देखने का आग्रह आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, दो प्रकार के अनुसंधान डेटा के में शामिल है, बताएं दो प्रकार के अनुसंधान डेटा में क्या शामिल है? गुणात्मक डाटा और मात्रात्मक डाटा, ये दोनों शामिल है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक डाटा का सही उदाहरण है, बताएंगे? तो इन विकल्पों में से प्राथमिक डाटा का सही उदाहरण कौन सा है? जनसंख्या रिपोर्ट है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब डाटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब डाटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसको प्राथमिक डाटा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब डाटा स्रोत को इकट्ठा और दूसरों के साथ संकलित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सहायक डाटा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, शोध की सूचना कहलाती है गुणात्मक, मात्रात्मक या गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक यानी क्वालिटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, दोनों होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों होती है सूचना, शोध की सूचना में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है? तो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में प्रश्नावली, अनुसूची विधि, अवलोकन और साक्षात्कार विधि ये सब शामिल होती हैं। ठीक है, ऊपर एक तो सभी आप लगा देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचित अवलोकन किसका भाग है? संरचित अवलोकन किसका भाग है? तो वर्णनात्मक अध्ययन का भाग है संरचित अवलोकन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, इंटरनेट से एकत्रित या स्रोत किए जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट से एकत्रित या स्रोत किए गए डाटा को हम क्या बोलते हैं? डेटा के बाहरी माध्यमिक स्रोत, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य मतलब सत्य या गलत नहीं है? बताएं। कथन सत्य मतलब असत्य या सत्य या गलत नहीं है, कौन सा कथन सत्य है या गलत नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, प्रश्नावली के मामले में प्रतिवादी की पहचान ज्ञान है, ये एकदम से सत्य है, बाकी दोनों गलत हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्राथमिक डाटा किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? प्राथमिक डाटा जो है सर्वे के द्वारा और प्रयोग के द्वारा एकत्रित होते हैं, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बताइए, उस प्रश्नावली को क्या कहते हैं जो किसी भी प्रतिवादी के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई लक्ष्य प्रदान नहीं करता? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जो किसी भी प्रतिवादी के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई लक्ष्य प्रदान नहीं करता है? उसको बोलते हैं परिमितोत्तर प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रशिक्षण और रोजगार सेवा संगठन की समिति की नियुक्ति किस सन में की गई? बताएं। प्रशिक्षण और रोजगार सेवा संगठन की समिति जो नियुक्त की गई है वो 1945 में नियुक्त की गई, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शाही के धब्बा वाला परीक्षण है जिसको प्रक्षेपण परीक्षण भी बोलते हैं या विधि बोलते हैं, उसका निर्माण हरमन रोसा के द्वारा किया गया था। हरमन रोसा ने किया था, लेकिन कब किया था? 1921 में किया था, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति को जानने वाली सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू विधि, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो जाती है वो क्या कहलाती है? बताएं। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो कहलाती है अनुपात मापनी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उदाहरण, निरीक्षण, वर्गीकरण, निम्नीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? तो किस विधि के सोपान है भाई? ये आगमन विधि के सोपान है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? तो स्मृति को मापने के लिए तार्किक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी प्रत्याह विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि ये स्मृति को मापने के लिए किया जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, रेखाचित्र या संचयी आवृत्ति? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्तंभाकृति बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने वाला विद्यालयी कारक कौन है? तो वो कौन होते हैं? विद्यालय का वातावरण, विद्यालयी प्रशिक्षण और शिक्षा की दिशा, बिल्कुल तीनों होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी बच्चे का व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? बताएं। किसी बच्चे का व्यक्ति मतलब किसी बच्चे का व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? क्या बताएं, क्या होता है किसी बच्चे का? गुणात्मक प्रतिरूप, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिरूप, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिनसे वह स्वतंत्र अनभिज्ञ होता है? मतलब जिनसे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है वो होती प्रेक्षण विधि, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे। प्रश्न है, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह परिभाषा किससे संबंधित है?
साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा मानेंद्र नाथ बसु ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कारकर्ता के गुण होते हैं कौन से? साक्षात्कारकर्ता को धैर्यवान होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। साक्षात्कार प्रदाता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। उपयुक्त दोनों गुण होते हैं साक्षात्कारकर्ता के, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कारकर्ता के लाभ क्या होते हैं? साक्षात्कार के लाभ क्या होते हैं? साक्षात्कार के लाभ में साक्षात्कार विधि का प्रयोग में लाना जाल है, बिल्कुल। और छात्रों की अंतर्दृष्टि को विकसित करने की सहायता, बिल्कुल, मतलब उसमें सहायता देती है अंतर्दृष्टि को विकसित करने में छात्रों की साक्षात्कार, ठीक है। और ये बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों और विषयों एवं निरीक्षणों को जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा HP फेयरचाइल्ड ने दी है। इसका सी का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेयरचाइल्ड। अगला प्रश्न है, एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश होता है। यह परिभाषा किसने दी? बताएं। एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण प्रतिनिधि, मतलब संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है, यह परिभाषा दी है सिनपाओ यंग ने, ठीक है। या फिर सिनपाओ यंग या श्रीमती यंग, बात एक ही है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निदर्शन की विशेषताएं बताएं। निदर्शन की विशेषताएं बताइए। निदर्शन संपूर्ण सामग्री का एक प्रतिनिधि अंश होना चाहिए और निदर्शन का स्वरूप समग्र के अनुरूप में छोटा होना चाहिए, बिल्कुल। इसका सी ऑप्शन होगा उपयुक्त, तो दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निदर्शन के प्रकार हैं। निदर्शन के एक तो दैव निदर्शन होता है, एक उद्देश्यपूर्ण निदर्शन होता है, सी ऑप्शन, दोनों प्रकार के निदर्शन होते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निदर्शन के प्रकार हैं। निदर्शन के प्रकार हैं, देखिए, वर्गीय निदर्शन, संस्तारित निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, ये भी निदर्शन के प्रकार हैं, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, निदर्शन प्रणाली के क्या लाभ होते हैं? निदर्शन प्रणाली से लाभ क्या होता है? कम खर्चा लगता है, कम समय लगता है, अधिक गहन अध्ययन होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त, तो सभी लाभ ही लाभ हैं इसके निदर्शन प्रणाली के। देव निदर्शन के प्रणालियां हैं, बताएं। देव निदर्शन की प्रणालियां कौन कौन सी हैं? लॉटरी प्रणाली, क्रमांकन पद्धति, टिकट प्रणाली, ये सब हो सकती हैं, तो इसका डी लगा देंगे उपयुक्त, तो सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, देव निदर्शन पद्धति के क्या लाभ हैं? सॉरी, बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दैव निदर्शन पद्धति के क्या लाभ हैं? तो ये सभी लाभ होते हैं, निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व, पूर्ण और सरलता, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रायोगिक अनुसंधान में यादृच्छिकरण क्या सुनिश्चित करता है? तो ये क्या सुनिश्चित करता है, बताएं। ये सुनिश्चित करता है समूहों की एक रूपता को और समूहों की समानता को, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए, मार्क्स के साम्यवाद में निहित है, क्या निहित है मार्क्स के साम्यवाद में, बताएंगे। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में क्या निहित है भाई? मार्क्स के साम्यवाद में क्या निहित है? निजी संपत्ति का सकारात्मक उन्मूलन बिल्कुल है, वर्गों का उन्मूलन और श्रम विभाजन, तीनों निहित हैं मार्क्स के साम्यवाद में, उपयुक्त तो सभी, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किस का अस्तित्व बना रहेगा, बताएं। किसका अस्तित्व बना रहेगा? श्रम विभाजन का अस्तित्व बना रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का सिद्धांत जो है किससे लिया था? तो हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत उसी से लिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है, बताएं। तो भौतिक शक्तियों के आधार पर करता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने समाजवाद को अवस्था के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया, यह कथन किसका है, बताएं। यह कथन किसका है? मार्क्स ने समाजवाद को अवस्था के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया, यह कथन है लास्की का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अपनी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति होती है, किस पुस्तक में कहा? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत किस दार्शनिक से ग्रहण किया था, बताएं। तो मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत जो ग्रहण किया था, डेविड रिकार्डो से ग्रहण किया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स का नहीं है? तो संघर्ष का सिद्धांत इन्हीं का है, श्रम सिद्धांत भी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इनका है, धर्म नियंत्रण का सिद्धांत इनका नहीं है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा या कौन प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी हैं। तो वैज्ञानिक समाजवादी कौन है प्रथम, वो है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे निम्न में से सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया। साम्यवाद का शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो केबेट ने किया था, बाद में कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द पावर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। जो द पावर्टी ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक लिखा है कार्ल मार्क्स ने, कब लिखा है, 1847 में लिखा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है मार्क्स ने भौतिकवाद संबंधी विचार किससे लिए हैं। तो मार्क्स ने भौतिकवाद संबंधी विचार किससे लिया है। भौतिकवादी संबंधी विचार जो है किससे लिया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करें तो उसका आधार कौन सी है, भौतिक शक्तियाँ होती हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो है कार्ल मार्क्स ने जो अपना वो लिया है, क्या बोलते हैं, भौतिक संबंधी विचार किससे लिया है, फायरबाख से लिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करेगा या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेगा तो वो मतलब इनसे हीगल से लिया है। अगला प्रश्न वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चले प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोग होता है किसमें, गुणोत्तर माध्य में, समांतर माध्य में, माध्यिका और बहुलक में या हरात्मक माध्य में। फटाफट से आप बताएंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक प्रयोग जो होता है समांतर माध्य में होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम और सामान्य माप कौन सी है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम और सामान्य माप होती है समांतर माध्य, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या कितनी है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की संख्या मुख्य रूप से वैसे अगर ऐसे पूछागा तो उसमें 3 होंगी, ठीक है, लेकिन 3 होते हैं और कहीं कहीं पर आपको 5 मिलेंगे। 5 तब मिलते हैं क्योंकि माध्य जो होता है, देखिए एक होता है माध्य, एक होती है आपकी माध्यिका, ठीक है, और एक आपकी होती है क्या माध्यिका मतलब, और एक होता है आपका बहुलक। तो ये 3 होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब कभी कभी 5 आपको मिलेगा कब, जब माध्य को 3 भागों में बांटा जाता है। एक माध्य होता है आपका समानांतर माध्य, एक होता है आपका गुणोत्तर माध्य और एक होता है आपका हरात्मक माध्य। ये 3 प्रकार के माध्य होते हैं, समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, ये 3 माध्य होते हैं। तो 3 माध्य मिला लो, एक ये माध्यिका 4 और एक बहुलक 5, तो ये 5 प्रकार हो जाते हैं। लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या मुख्य रूप से 3 ही है, तो बी ऑप्शन इसका लगा देंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है, बताएं। दिए गए चर मूल्यों का औसत किसको कहते हैं, माध्य को औसत बोलते हैं, क्योंकि माध्य जो होता है वो संख्याओं को, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करके निकाला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए यानी कि माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा यक्स बटे यन होता है, यानी जितनी संख्याएं सबको आपस में जोड़ दो और यन से भाग कर दो, यानी जितनी संख्या उससे भाग दे दो। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इसका समांतर माध्य क्या होगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए पूरा ये दिया गया है। अब इसको हल करने का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो यन का मतलब क्या होगा, 5 यन हो गया, ठीक है। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, सिग्मा माने जोड़, यक्स माने जितनी संख्या है सबका जोड़ दो, 3 1 4 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना होता है, 18 7 आपका कितना होता है, 25 होता है, तो ऊपर 25 हो जाएगा। 18 7 कितना होता है, 18 और बिल्कुल 18 और 7 कितना होता है, फटाफट से आप बताएंगे। 18 7 25, बिल्कुल ठीक है। तो 5 एकम 5 5 25, तो 5 आपका उत्तर आ गया क्या, यहाँ पर क्या है, 5 जो है समानांतर माध्य है आपका, क्लियर। तो 5 क्या है, समांतर माध्य है। आगे देखेंगे विचलन सकारात्मक या नकारात्मक या शून्य हो सकता है, ये कथन बिल्कुल सत्य होता है, बिल्कुल सत्य कथन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समानांतर माध्य के लिए मतलब माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है, तो उसके विचलनों का योग 0 से कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले दी गई श्रेणी में आपको एक आरोही क्रम में लिख लेना होता है, यानी घटते से बढ़ते क्रम में लिखना होता है। देखिए ऑलरेडी घटते से बढ़ते क्रम में लिखा, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिख लो, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में, चाहे घटते से बढ़ते क्रम में, किसी तरीके से आपको लिख लेना है, ऊबड़ खाबड़ नहीं लिखना। जैसे यहीं पर ये श्रृंखला थोड़ी गलत दी गई है, ऐसे इसको श्रृंखला आपको होना चाहिए, पहले 5 फिर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर जो है 2, यहाँ पर 4, ऐसे मिलना चाहिए, ये इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ दी गई। अब इसको आपको करना कैसे था, सबसे पहले 1 लिख लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब इसको आपने एक
आरोही क्रम में आपने सजा लिया या अवरोही क्रम में आपने लिख लिया। असेंडिंग आर्डर बोलो चाहे डिसेंडिंग आर्डर, दोनों में आपको लिखना है। सूत्र क्या होता है मीडियन का? माध्यिका का सूत्र होता है n + 1/2वां पद, ये सूत्र होता है। ठीक है, पद तो अब देखेंगे n कितना है, यानी कि कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 यहाँ पर रखेंगे, वन जोड़ देंगे, 5 1 6, 6/2 यानी 6/2 यानी कि कितना होगा 3। तो 3 तीसरे पद, 3वां पद, तीसरा पद कौन होगा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होगा? 3 होगा, यानी कि माध्यिका की इसकी कितनी है? 3 है माध्यिका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे माध्यिका को क्या कहा जाता है, बताएं। माध्यिका को क्या कहा जाता है? माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम पदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता। अधिकतम पदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता माध्यिका में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खंडित बारंबारता विवरण वितरण के लिए माध्यिका के सूत्र में यन क्या होता है? तो यन जो होती खंडित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका के सूत्र में यन जो होता है वो कुल बारंबारता होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत कौन सा है? गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत जो होता है वो कौन सा होता है, बताएं। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत होता है माध्यिका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उपयुक्त माध्य वो माध्यिका होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वितीय चतुर्थांक यानी कि Q2 को क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थक को भी माध्यिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांख्यिकी का जनक किसको कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांख्यिकी का जनक कहते हैं ग्रोड फ्रायड एकनबाल को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग यानी कि स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जर्मनी के विद्वान थे ग्रोड फ्रायड एकनबाल ने। कब किया था? 1749 में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान का पहला चरण है? फटाफट से आप बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान का पहला चरण है, बताएंगे। समाजशास्त्रीय अनुसंधान का पहला चरण इनमें से कौन सा है? निदर्शन, क्षेत्र दत्त संग्रह, या समस्या का चयन और निरूपण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे और निरूपण करेंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रश्न के रूप में किया है? तो किसने किया है? पीबी यंग ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा है कि किसी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए विस्तृत अध्ययन को, जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान के कोष में वृद्धि करना होता है, उसी को अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान की परिभाषा ये किसने दी? ये परिभाषा दी थी मैनहाइम और साइमन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि विज्ञान का लक्ष्य ऐसा ज्ञान है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है कि उसका अंतर विषयक सत्यापन हो सकता है? ये किसने कहा था? ये बीयरस्टीड ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष अध्ययनकर्ता की प्रजाति, रंग, पंथ, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म, नैतिक रुझान और राजनीतिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहना चाहिए? ये किसने कहा था? ये भी बीयरस्टीड का ही कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है नेकमियास और नेकमियास ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान का अंतिम चरण है? तो सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण जो होता है वो होता है प्रतिवेदन लेखन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न, पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च किसने लिखी? द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं लाजार्सफेल्ड और रोजनबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है सामान्य से विशेषज्ञ तक। सामान्य से विशेषज्ञ तक प्रश्न बढ़िया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। सामान्य से विशेषज्ञ तक के तर्क को कहा जाता है। सामान्य से विशेषज्ञ के तर्क को क्या कहते हैं? कटौती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान के तरीके पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक अनुसंधान के तरीके पुस्तक लिखा है किसने? गोल्डे और जो है हेल्ट ने, मतलब कि
गोंडे और हेल्ट यानी गुडे और हार्ट ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, गुडे और हार्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, तर्क की तार्किक प्रक्रिया के बाद चरण प्रक्रिया के द्वारा एक व्यवस्थित कदम को क्या कहा जाता है, बताएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, तर्क की तार्किक प्रक्रिया के बाद चरण प्रक्रिया के द्वारा एक व्यवस्थित कदम को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान संगठित और व्यवस्थित जांच है। अनुसंधान अनुसंधान संगठित और व्यवस्थित जांच होता है, ये किसने कहा था, एमोनी ने कहा था। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य अवलोकन है, बताएं। ये तथ्य बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथ्य जो है अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य अवलोकन होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य से रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कटौती और प्रेरण वाली प्रेरण प्रणाली तर्क का हिस्सा है। कटौती और प्रेरण प्रणाली तर्क का हिस्सा है, यह कथन किसका है, यह कथन यंग का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह विधि जिससे एक नमूना चुना जाता है। वह विधि जिससे एक नमूना चुना जाता है उसको बोलते हैं डिजाइन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताएंगे। किसी समस्या का तत्काल समस्या किसी समस्या का तत्काल समस्या खोजने के लिए अनुसंधान किया जाता है। किसी समस्या का तत्काल जो है समाधान खोजने के लिए किस अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, तो कार्रवाई पर शोध, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रेरणा शोध एक प्रकार का है। प्रेरणा शोध एक प्रकार का कैसा गुणात्मक शोध है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जनसंख्या जनगणना इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है जनसंख्या जनगणना, तो ये है सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उदाहरण है जनसंख्या जनगणना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विज्ञान के व्याकरण के लेखक कौन है। विज्ञान के व्याकरण नामक पुस्तक को लिखा है कार्ल पियर्सन ने। किसने लिखा है, कार्ल पियर्सन ने, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका क्या है, बताएं। शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका क्या है, तो तरीका होता है अनुसंधान क्रियाविधि, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जो अच्छे शोध के लिए मापदंड हैं, मतलब जो अच्छे शोध के लिए मापदंड लिखते हैं वो पुस्तक कौन है। पुस्तक कौन सी, अच्छे शोध के लिए मापदंड, इस पुस्तक को किसने लिखा है, जेम्स हेरोल्ड फॉक्स ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी समस्या के कारण और किसी समस्या के संभावित समाधान की पहचान करना क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस का अध्ययन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है व्यवहारिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ, तो किस देश में हुआ, 1945 में हुआ था। किसने किया था, जॉन कोलियर ने किया था, अमेरिका में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय तक ही सीमित होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है शोधकर्ता या हिंदी का शिक्षक, तो क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन कौन करता है, फटाफट से आप बताएंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन कौन करता है, तो इनमें से शोधकर्ता और हिंदी शिक्षक। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन इसमें कौन करता है, फटाफट से आप बताएंगे। इसमें ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया, किसने किया, तो किसने किया, स्टीफन एम कोर ने किया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है, स्टीफन एम कोर, ठीक है। स्टीफन एम कोर जो है इसके क्या हैं, ये प्रवर्तक हैं क्रियात्मक अनुसंधान के, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक हैं स्टीफन एम कोर। बाकी सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो किया था 1945 में किया था जॉन कोलियर ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान कितने होते हैं, 7 सोपान होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताएंगे। प्रश्न है, प्रतिदर्श का आकार समग्र के प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बेकन ने नोवम आर्गेनम नामक पुस्तक लिखी, बताएं किस भाषा में लिखी है,
लैटिन भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है? तो कौन सा कानून सैंपल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है? वो होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, और इसके अलावा लॉ ऑफ इन रटिए मतलब इन रटिए ऑफ लार्ज नंबर। ये दोनों ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किसी भी समस्या को तैयार करने में पहला कदम होता है। तो किसी भी समस्या को तैयार करने में पहला कदम होता है किसका? समस्या का बयान करना। ऑप्शन नंबर इसका यानी समस्या को जान लेना कौन सी समस्या है, फिर उस पर आप शोध करेंगे। समस्या क्या है, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है, ठीक है। तो समस्या का समाधान फिर बाद में करेंगे जब आप शोध करेंगे। समस्या पहले जान लें कि समस्या कौन सी है, ठीक है, किस समस्या पर हमको शोध करना। तो पहला कदम ये होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो अवधारणाओं के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और ऐसे ही आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते रहें, यही मैं उम्मीद करता हूँ, और अच्छे अंक आपके आएंगे। अच्छे तरीके से आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून सभी को, और आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।